एक सीकर ने पूछा है, मेरे हस्बैंड को मेरे एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में पता चल गया है। मेरे लाख समझाने के बाद भी बात नहीं बनी। अब वो मुझे हैरेस करते रहते हैं और हमेशा संदेह से देखते हैं। क्या ये नार्सिसिस्टिक सिम्टम है और ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? देखिए, सबका एक पास्ट होता है। तो पास्ट को लेकर के इशू बनाना या पास्ट को वेपनाइज करना, ये इस तरफ इशारा करता है कि ऐसा करने वाला व्यक्ति एम्प्टीनेस या अंदर से शून्यता का शिकार है। तो ये अंदर से एम्प्टीनेस कब होती है? अंदर से एम्प्टीनेस तब होती है जब हमारी खुद की कोई ज़िंदगी ना हो। तो हम दूसरे के सहारे अपनी ज़िंदगी को जीने की कोशिश करते हैं, दूसरे को नियंत्रित करके अपनी जीवन को जीने की कोशिश करते हैं। और जब हम दूसरे को नियंत्रित करके अपने जीने की कोशिश करते हैं तो हम कभी भी ऑथेंटिसिटी के साथ नहीं जी पाते। हमारा कभी भी सेल्फ ऑथेंटिक नहीं होता। हम कोई ना कोई मास्क लगाए रहते हैं। तो इस मास्क लगाए रहने की वजह से, दूसरे को नियंत्रित करने की वजह से, मास्क लगा करके एक आर्टिफिशियल ज़िंदगी जीने की वजह से हमारी लाइफ में हमेशा एम्प्टीनेस रहती है, खालीपन रहता है। इस खालीपन को भरने के लिए ही हम दूसरे को नियंत्रित करते हैं, या हम चाहते हैं कि दूसरा वैसा ही रहे जैसा कि दूसरे को वैसा ही होना चाहिए जैसे कि हमारी मान्यताएं हैं, दूसरे को वैसा ही होना चाहिए जैसा कि हम कल्पना करते हैं। तो यहाँ से एक सीधा नियम आप समझ लीजिए कि ये नियम क्या है। नियम ये है कि दूसरे के जीवन को नियंत्रित करने का मतलब है कि व्यक्ति एम्प्टीनेस का शिकार है, खालीपन का, शून्यता का शिकार है। शून्यता कब आती है, खालीपन कब आता है? ये तब आता है जब ऑथेंटिसिटी नहीं होती है लाइफ में। ऑथेंटिसिटी कब नहीं होती है? जब हम झूठ के सहारे जीते हैं। झूठ के सहारे जीने का मतलब क्या है? झूठ के सहारे जीने का मतलब है कोई ना कोई मास्क लगाए रहना। मास्क लगाने का मतलब क्या है? वास्तविक जो मेरा जीवन है उसको हम वैसा नहीं देख पा रहे हैं, बल्कि मास्क लगा करके एक झूठे मास्क के सहारे दूसरे को हमेशा ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि तुमको ऐसा ही होना चाहिए वरना मैं तुमको स्वीकार नहीं करूँगा। तो मास्क लगा करके हम जी रहे हैं। इसी ऑथेंटिसिटी के ना होने की वजह से, झूठे मास्क के होने की वजह से हम खालीपन महसूस करते हैं, शून्यता महसूस करते हैं और बार बार दूसरे की ज़िंदगी को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, जितने भी ड्रामेटिक डिसऑर्डर्स हैं, ये सारे ड्रामेटिक डिसऑर्डर्स के अंदर ये खालीपन है, विक्टिम्स के अंदर खालीपन है। चाहे वो साइकोपैथ हो, साइकोपैथ के अंदर भी खालीपन रहता है। क्यों? क्योंकि मास्क लगाए हुए हैं दूसरे को नियंत्रित करने के लिए। क्यों मास्क लगाते हैं दूसरे को नियंत्रित करने के लिए? क्योंकि उन्हें पावर चाहिए दूसरे को नियंत्रित करने के लिए, और अपने अंदर बिल्कुल हर्ट नहीं होना है उनको, अपने अंदर कोई पेन ना पहुंचे, क्योंकि फीलिंग्स से डरते हैं। साइकोपैथ के अंदर फीलिंग्स को लेकर के एक डर होता है, पेन को लेकर के एक डर होता है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी जो फीलिंग्स हैं ये पेन में कन्वर्ट हो जाएं। तो फीलिंग्स को समझने और फीलिंग्स को डील करने की बजाय वो फील करना ही बंद कर देते हैं। तो फील करना कैसे बंद करेंगे हम? फील करना बंद करने के लिए ज़रूरी होगा कि हमें कोई हर्ट ही ना कर पाए, हमें कोई कुछ कह ही ना पाए। इसके लिए क्या, हमें एक मास्क लगाना पड़ेगा जिसके तहत हम दूसरे को नियंत्रित कर सकें, दूसरे को हम हरा सकें, दूसरे को नीचा दिखा सकें। तो इससे दूसरे को नीचा दिखाने से, दूसरे को नीचा दिखाने से और दूसरे की को हरा देने से हमारे अंदर एक सर्टेन सेंस ऑफ हाई महसूस होता है, जो कि फीलिंग का इक्विवेलेंट है, और हम एक अपने आप को गॉड लाइक अंदर से महसूस करते हैं। तो साइकोपैथ के अंदर तो एम्प्टीनेस का तरीका ही है। नार्सिसिस्ट के अंदर भी एम्प्टीनेस है। नार्सिसिस्ट अपनी लाइफ की इनसिक्योरिटी, अपनी जीवन की शर्मिंदगी को छुपाने के लिए एक ग्रैंडियोसिटी का जो है वो मास्क लगा लेता है, भव्यता का मास्क, भव्य सेल्फ इमेज का एक मास्क लगा लेता है, और उस मास्क से दूसरे को नियंत्रित इस तरीके से करता है कि वो उसकी ग्रैंडियोसिटी को हमेशा एक्नॉलेज करता रहे। एक ऐसा
भव एक ऐसा झूठा नैरेटिव चलाता है जिसमें दूसरे लोगों को एक पात्र की तरीके से अपना नियंत्रित करने की कोशिश करता है, एक पात्र मानता है अपने नैरेटिव में, ताकि वो उस पात्र के केंद्रीय जो कैरेक्टर है वो खुद है, उसका प्रोटैगनिस्ट या हीरो वो खुद है अपने नैरेटिव का, और उसकी भव्यता को स्वीकार कर सकें सब लोग। वैसे ही बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी वाली डिसऑर्डर भी एक ड्रामेटिक डिसऑर्डर है। इसमें भी आदमी एक सेल्फ इमेज लगाता है, बस मास्क लगाता है। बस मास्क में अंतर ये है कि मास्क लगातार बदलता रहता है, शिफ्टिंग मास्क है थोड़ा। क्यों बॉर्डर लाइन के अंदर क्या दिक्कत है? बॉर्डर लाइन के अंदर क्या है? अबैंडनमेंट ट्रॉमा है। बचपन में रिलेशनशिप का कोई फुलफिलमेंट नहीं है, प्रेम मिलते मिलते रह गया है, प्रेम कभी पूरा मिल नहीं पाया, प्रेम का की संतुष्टि ही नहीं कभी हुई। तो प्रेम की संतुष्टि नहीं होने से ऐसा लगता है कि बचपन में प्रेम मिलते मिलते रह गया, छूट गया प्रेम, माँ बाप से वो प्रेम नहीं मिल पाया, तो उससे अबैंडनमेंट ट्रॉमा पैदा हो गया। अब इस अबैंडनमेंट ट्रॉमा को फुलफिल करने के लिए आदमी क्या काम करता है? अगर कोई रिलेशनशिप उसे मिल जाती है तो उसको लेकर के ओवर पॉजेसिव हो जाता है। ओवर पॉजेसिव आदमी को अगर जब ये पता चलता है कि जिससे उसका विवाह हो गया है या जिससे उसका विवाह होने वाला है वो किसी और से बात कर रहा है या किसी और से मिल रहा है या कुछ नॉर्मल बात भी अगर कर रहा है, तो ओवर पॉजेसिव हो जाता है, पैथोलॉजिकली पॉजेसिव हो जाता है। उसके अंदर एक डर बैठ जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये हमको छोड़ करके चला जाए, हमें छोड़ दे। अबैंडनमेंट ट्रॉमा जो अंदर का दबा हुआ है वो अबैंडनमेंट ट्रॉमा बाहर आ जाता है, और इसकी वजह से वो बहुत उसके अंदर मूड स्विंग्स हो जाते हैं और बहुत परेशान हो जाते हैं ऐसे लोग। और अगर मान लीजिए पॉजेसिवनेस की प्रॉब्लम अगर नहीं भी दिखाई दे रही है, तो भी बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से सफ़र करने वाला व्यक्ति जो है रिलेशनशिप में अपने आप को इतना ज़्यादा दूसरे को पकड़ लेता है, इतना ज़्यादा दूसरे से एंटिसिपेट करता है कि रिलेशनशिप को कैसे चलना चाहिए, कि दूसरा व्यक्ति अगर ज़रा सा भी रिलेशनशिप में डेविएट हो जाए या उसकी अपेक्षा के अनुसार ना चले तो उसे ऐसा लगता है जैसे कि उसको रिलेशनशिप में छोड़ दे रहा है वो, और उसका परित्याग कर दे रहा है। तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, बहुत ज़्यादा विचलित हो जाता है, और बहुत ज़्यादा उसके अंदर मूड स्विंग्स पैदा हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा चीखने चिल्लाने लगता है, उसके अंदर इमोशनल डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जिस व्यक्ति के अंदर होता है वो जो है उसके अंदर जो आइडेंटिटी है, जैसा कि मैंने बताया, आइडेंटिटी जो है बहुत ही पोरस आइडेंटिटी है उसकी। तो जिसकी आइडेंटिटी जो है क्लियरली डिफाइंड नहीं होती है मास्क लगाने की वजह से, वो जिस पार्टनर के साथ भी रहता है उसके अंदर जा कर के उसमें फ्यूज़ हो जाता है, वेल्डिंग हो जाती है उसकी। और अगर पार्टनर उससे ज़रा सा भी उसको ये लगता है कि अलग हो रहा है, तो ये अबैंडनमेंट नहीं है, एक तरीके का एम्प्यूटेशन है। जैसे कि डॉक्टर काट करके शरीर हाथ निकाल देता है, वैसे ही उसको लगता है कि उसको काट करके दूसरा व्यक्ति निकल गया, क्योंकि वो तो आप उस व्यक्ति से एकदम जुड़ गया है, तो उसको ऐसा लगता है जैसे उसको काट दिया गया हो। तो पैथोलॉजिकल पॉजेसिवनेस और बहुत ही ज़्यादा पेन रिलेशनशिप में ऐसे व्यक्ति महसूस करते हैं। अब जैसे कि आपने प्रश्न पूछा है कि क्या ये व्यक्ति नार्सिसिस्टिक है, तो देखिए नार्सिसिज्म भी, ये नार्सिसिस्टिक सिम्टम भी हो सकते हैं। नार्सिसिस्ट क्या कर सकता है, क्या करता है? दूसरे के पास्ट को वेपनाइज कर देता है। अब पास्ट किसका नहीं है? सबका पास्ट है, मेरा भी पास्ट है, आपका भी पास्ट है, सबका पास्ट है। हम सब रिलेशनशिप में से बहुत कुछ सीखते हैं। रिलेशनशिप में जैसा जैसे हमारे अंदर फुलफिलमेंट होता है वैसे वैसे हम बदलते जाते हैं। और मैं तो ये कहता हूँ, अगर व्यक्ति थोड़ा ऑथेंटिक है और गलत भी है तो हम कहते हैं ऐसा व्यक्ति ज़्यादा अच्छा है, बजाय इसके कि झूठी शराफत का चोला पहने हुए हैं। ज़्यादातर लोग झूठी शराफत का ही चोला पहने रहते हैं, और जैसे ही उनको मौका मिलता है तो उनके अंदर का शैतान जागृत हो जाता है। तो नार्सिसिस्ट क्या करता है? दूसरे के पास्ट को वेपनाइज करने का काम करता है, दूसरे को शेम महसूस करवाता है, उसके पास्ट के थ्रू उसको शर्मिंदगी महसूस करवाता है। अब नार्सिसिस्ट खुद अपने जीवन की इनसिक्योरिटी को और शर्मिंदगी को दबाए रहता है अपनी सेल्फ इमेज से, ग्रैंडियोसिटी, भव्यता की सेल्फ इमेज से उसको दबाए रहता है। तो उसको पता है कि कितना खतरनाक है ये शर्मिंदगी को झेल पाना।
तो इसीलिए वो शर्मिंदगी के द्वारा दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे पता है कि शर्मिंदगी को मैनेज करना कितना मुश्किल है। तो वो शर्मिंदगी को दूसरे की वेपनाइज करने की कोशिश करता है, शर्मिंदगी से दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, उसके पास्ट को वेपनाइज करने की कोशिश करता है। और नार्सिसिस्ट के अंदर एम्पैथी नहीं है, क्योंकि वो ये महसूस नहीं कर पाता है कि दूसरा व्यक्ति उसके इस प्रकार आरोप लगाने से कितना ज़्यादा दुखी होगा, उसको कितना ज़्यादा दर्द महसूस होगा। तो एम्पैथी की कमी है। फिर नार्सिसिस्ट गैसलाइट करता है। गैसलाइट का मतलब है कि वो उसको बार बार इस बात का एहसास कराता है कि तुम कुछ ना कुछ ज़रूर छुपाए हुए हो, और नार्सिसिस्ट का ईगो हर्ट हो जाता है कि उसके व्यक्ति जिससे कि वो प्रेम करता है उसका कोई दूसरे व्यक्ति से संबंध है, इसका मतलब वो व्यक्ति उसके लायक नहीं है। ईगो नार्सिसिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नार्सिसिस्ट के लिए सेल्फ इमेज बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसके लिए सेल्फ इमेज बहुत इंपॉर्टेंट होगी, वो क्या सोचेगा? वो हमेशा यही सोचेगा कि दूसरे लोग जो हैं वो क्या सोचते हैं, उसके लिए ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चाहे दूसरा व्यक्ति, चाहे पार्टनर उसका मर जाए, उसे इसकी चिंता नहीं है, चाहे कितना नुकसान हो जाए उसकी चिंता नहीं, दूसरे क्या सोचेंगे ये उसे बहुत ज़्यादा चिंता रहती, क्योंकि सेल्फ इमेज को वो अपनी हमेशा सबसे इम्पोर्टेंस पे रखता है, उसको मैनेज करने की कोशिश करता है हमेशा। तो ये सब नार्सिसिस्ट के लक्षण है। नार्सिसिस्ट जो है वो इसे स्वीकार नहीं कर पाता, बार बार दूसरे को नियंत्रित करने के लिए उसको उसके पास्ट की याद दिलाता है। अब पास्ट सबका होता है, अभी तो नहीं चल रहा है आपका, अभी तो एक्स के बारे में पता चला है उसको, एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में पता चला, बात खत्म हो गई। अगर कोई ऑथेंटिक व्यक्ति होता, जिसकी जीवन ऑथेंटिक होता, सच्चाई से जीता, तो वो इसको स्वीकार कर लेता। वो कहता कि ठीक है, कोई बात नहीं, पास्ट सबका होता है, आगे की ज़िंदगी हम सब साथ में जीते हैं और छोड़ो पीछे। उसके पास कहाँ इतना टाइम है, जो ऑथेंटिकली जीता है, ज़्यादा सोचता नहीं है किसी के बारे में, तो वो स्वीकार कर लेता है। लेकिन ये नहीं स्वीकार कर पा रहे, ये बार बार जो है एब्यूज़ कर रहे हैं, बार बार हैरेस कर रहे हैं, तो इनका ईगो हर्ट हो गया। तो अगर ये ईगो हर्ट होने की वजह से ऐसा बोल रहा है, हैरेस कर रहा है, तो निश्चित रूप से ये नार्सिसिज्म का केस है। और अगर अबेंडनमेंट ट्रॉमा है, छोड़ के चले जाने का डर उसका इरप्ट हो जाता है, और उसको ऐसा लगता है ओवर पॉजेसिवनेस की वजह से ऐसा है, तो फिर ये बॉर्डर लाइन डिसऑर्डर का केस है। और जब बॉर्डर लाइन का केस होता है तो उसको ऐसा लगता है जैसे कि जरा सा भी उसको पता चलता है पॉजेसिवनेस उसकी हर्ट हुई या पार्टनर उसके हिसाब से नहीं चला, तो उसे ऐसा लगता है जैसे रिलेशनशिप को बीच से किसी ने काट दिया हो। और चूंकि वो रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ है, इसे ऐसा लगता है जैसे उसका शरीर ही कट गया हो पार्टनर के बिहेवियर से थोड़ा सा अलग हो जाने से। तो इस तरीके से ओवरऑल हैरेस करने की वजह से हैरेस करने का आपको हैरेस करने का लंबे समय से अगर हैरेस कर रहा है, तो इसका कारण नार्सिसिज्म भी हो सकता है पार्टनर के अंदर, बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी भी इसका कारण हो सकता है, और दोनों भी मिल करके भी इसका कारण हो सकते हैं, क्योंकि ये बड़ा बॉर्डर लाइन और नार्सिसिज्म दोनों बड़ा क्लोजली रिलेटेड है। लेकिन इतना मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि अगर समस्या बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जैसी है, इवन अगर नार्सिसिज्म में भी समस्या है, नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की भी वजह से अगर ये समस्या है, तो दोनों का ही समाधान है रिएक्ट ना करना। लेकिन रिएक्ट ना करने को हमें पहले ठीक से समझना होगा। याद रखिए, अपनी तरफ से पहली बात तो अपनी पोजीशन क्लियर करना जरूरी है, क्योंकि ओवर पॉजेसिवनेस जब कभी रहती है रिलेशनशिप में, जैसा कि बॉर्डर लाइंस के साथ रहती है, तो ओवर पॉजेसिवनेस को थोड़ा सा कम्युनिकेशन ठीक रखिए। रिलेशनशिप में जैसे उसने आपको ओवर पॉजेसिवनेस की वजह से कोई इल्ज़ाम लगा रहा है और आपने उसे इंसल्ट कर दिया, तो उससे क्या होगा, उसकी ओवर पॉजेसिवनेस और ज़्यादा बढ़ जाएगी, उसकी इमोशनल डिपेंडेंसी और ज़्यादा बढ़ जाएगी, वो और ज़्यादा विचलित हो जाएगा। तो इसलिए बदतमीजी नहीं करना चाहिए है। इसमें क्या काम करना चाहिए, ठीक से कम्युनिकेट करना चाहिए, बताना चाहिए कि नहीं ऐसा पहले कभी रहा, लेकिन कोई इसमें ऐसी कोई सीरियस बात नहीं है, ये अब कुछ ऐसा नहीं है, और इसको ये एक नॉन इशू है और इसको ख़त्म किया जाना चाहिए। ये कुछ इफ़ेक्ट नहीं करता इस रिलेशनशिप के ऊपर, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, मैं इस वक्त की ज़िंदगी में इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। इस तरीके से बार बार इस तरीके से क्लियर कम्युनिकेशन से इसका भरोसा दिलाना चाहिए। क्लियर कम्युनिकेशन से बार बार भरोसा दिलाना, कम्युनिकेट करना,
ये ओवर पॉसेसिवनेस की समस्या को धीरे धीरे काफ़ी हद तक कम करने में मदद करता है, बॉर्डर लाइन को हेल्प करने में मदद करता है। लेकिन नार्सिसिस्ट के ऊपर इसका ज़्यादा असर नहीं पड़ता, जितना एक्सप्लेन करेंगे उतना ज़्यादा वो और ज़्यादा उसको एक्सप्लेनेशन से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। इनफैक्ट अगर आप एक्सप्लेन करेंगे तो वो आप ही को गिल्टी ठहराएगा, वो समझ जाएगा दाल में कुछ काला है इसीलिए बार बार एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो मैं आपको कुल मिलाकर के बताऊं कि फाइनल सॉल्यूशन तो इन सब मामलों में यही है कि आप रिएक्ट ना करें। तो ठीक से समझेंगे कि रिएक्ट ना करने का क्या मतलब होता है। रिएक्ट ना करने का मतलब ये होता है कि जब वो आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाए तो आपको विचलित नहीं होना है, शांत बने रहना है। शांत बने रहते वक्त आपको ये कहना है कि मैं ऐसा नहीं सोचती हूँ, मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये एक बार बात एक्सप्लेन कर देना काफ़ी है, बार बार इसके बारे में बात करने से क्या फ़ायदा जब ऐसा कुछ है नहीं तो। उसके बावजूद जब आपको के ऊपर इल्ज़ाम लगाए तो फिर आपको कुछ नहीं बोलना है, आपको शांत बने रहना है और प्रेम से बोलते रहना है। याद रखिए, रिएक्ट ना करने का मतलब होता है जब आपके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाता है तो एक फ्रेम होता है, आपका एक फ्रेम है। जैसे आपकी मनोदशा का एक फ्रेम है, उसकी मनोदशा का एक फ्रेम है। जब आपके ऊपर किसी ने इल्ज़ाम लगाया और आप एक्सप्लेन करने लग गए उसको, बार बार आप उसको बताने लग गए नहीं ऐसा कुछ नहीं है, नहीं मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं किया और नहीं मैं सॉरी, और गिल्टी फील करने लग गए, रोने लग गए, तो इसका मतलब आप उसके फ्रेम के आगे, उसके फ्रेम के अनुसार हो गए। अब जब उसके फ्रेम के अनुसार हो गए आप, तो इसका मतलब अब वो बार बार आपको इसी सब चीज़ों की याद दिलाता रहेगा, टॉर्चर करता रहेगा। लेकिन आपके पास ये पॉसिबल है, ये संभव है कि आप उसके फ्रेम के अनुसार ना रहें बल्कि अपने फ्रेम के अनुसार रहें। अब मान लीजिए उसने आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि आपने बहुत गलत किया, ये किया वो किया, लेकिन आप जो है विचलित नहीं हुए। आपने ये कहा कि भाई मैंने बता तो दिया कि ऐसा कोई मामला नहीं है, अब कोई इससे लेना देना नहीं है, और पीछे जो बात हुई खत्म करो, बाद में एक्सप्लेन कर दिया, क्या बार बार भाई वही बात कहते हो। इतना आपने बोला और उसके बाद अपना कंपोजर मेंटेन किए रहे। तो जब आपने अपने शांति मेंटेन कर किए रहे, काम मेंटेन किए रहे, तो इसका मतलब आपने अपने फ्रेम को मेंटेन किया। जब आप अपने फ्रेम को मेंटेन किए रहेंगे तो वो क्या काम करेगा, वो आपको गाली देने लग जाएगा, बदतमीजी करने लग जाएगा, उलूल जुलूल बातें बोलने लग जाएगा। लेकिन फिर भी आप अपना कंपोजर मेंटेन किए रहिए। जब आप इस प्रकार कंपोजर मेंटेन कर किए रहेंगे तो क्या होगा, इसका मतलब वो अपनी असुरक्षा के बारे में अब आपको बता रहा है, आप असुरक्षित नहीं है। इस तरीके से जब आप अपना फ्रेम मेंटेन किए रहेंगे, अपने इमोशंस का जो टेम्पो है वो मेंटेन किए रहेंगे, उसका जो रिदम है उसको ब्रेक नहीं होने देंगे किसी के इल्ज़ाम लगाने से, यानी अपनी शांति बनाए रहेंगे, तो फिर आपकी पर्सनैलिटी के अंदर, आपके एटीट्यूड के अंदर एक तरीके का मैग्नेटिज्म आ जाएगा, आप मैग्नेटिक हो जाएंगे। आपकी काम उस आदमी के अंदर भी पहुंच जाएगी और उसको भी ये भरोसा होगा कि आप सही आदमी हैं, और आप इस तरीके से अनटचेबल हो जाएंगे। आपके ऊपर कोई भी इल्ज़ाम नहीं लग, आपको कोई भी इल्ज़ाम टच नहीं कर पाएगा। जैसे कमल के फूल की पत्ती के को पानी में रहने के बावजूद भी वो गीली नहीं होती है, उसी तरीके से काम माइंडसेट में रहने वाले व्यक्ति को कोई भी डिस्टर्बेंस छू नहीं पाता, कोई भी इल्ज़ाम छू नहीं पाता। तो इस तरीके से आप अपने आप को मैनेज कर सकते हैं। रिलेशनशिप का टेम्पो मेंटेन करिए, अपने इमोशनल स्टेट का टेम्पो मेंटेन कीजिए, अपने फ्रेम को मेंटेन कीजिए इमोशंस के। जैसा आप स्थिति में हैं वैसा आप रहिए, उसके इल्ज़ाम लगाते ही अपना फ्रेम छोड़ मत दीजिए, अपने फ्रेम में बने रहिए, और इस तरीके से आप धीरे धीरे अपना सम्मान फिर से वापस ले आएंगे। लगाता है वो इल्ज़ाम, लगाने दीजिए, इल्ज़ाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इल्ज़ाम कोई व्यक्ति किसी के ऊपर नहीं लगाता है, इल्ज़ाम तो भगवान लगाता है, और भगवान इसलिए लगाता है ताकि आप ये सब रिएक्ट ना करना सीख सकें, अपने फ्रेम को मेंटेन करना सीख सकें, अपने इमोशंस के टेम्पो को मेंटेन करना सीख सकें, साइलेंस की पावर को, साइलेंस के मैग्नेटिज्म को, साइलेंस की अनटचेबिलिटी को समझ सकें। तो जब आप ये सब समझ पाएंगे तो आप मैनेज कर पाएंगे रिलेशनशिप को, और इस तरीके के छोटे मोटे मतलब इस तरीके के इल्ज़ाम से आपके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। याद रखिए कि आपको एक स्पिरिचुअल टेक्निक भी सीखनी पड़ेंगी, वरना कंपोजर को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो स्पिरिचुअल टेक्निक क्या है? स्पिरिचुअल टेक्निक है, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ,
मेरे ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाता है तो मुझे बुरी अपसेट हो जाता हूँ। ये अपसेट इसलिए होता हूँ क्योंकि मेरी मान्यता ऐसी है कि किसी को मेरे ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए, किसी को मुझे बुरा भला नहीं कहना चाहिए। लेकिन ये इल्ज़ाम लगाना, बुरा भला कहना, ये क्या है? थोड़ा-सा एक शोर ही तो है, बस इससे क्या फ़र्क पड़ता है? मेरी मान्यताओं को इससे चोट पहुँचती है, मुझे चोट नहीं पहुँचती। जब आपको मान्यताओं की आपके ऊपर चोट पहुँचेगी, आपकी सेल्फ इमेजेस को चोट पहुँचेगी, ये सब आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा है। इनके ऊपर जब चोट पहुँचती है तो पर्सनैलिटी के ऊपर चोट पहुँचती है, तो पर्सनैलिटी उन जगहों पे थोड़ी वीक हो जाती है। जितनी वीक पर्सनैलिटी हो जाएगी, पैसिव हो जाएगी, वीक नहीं पैसिव हो जाएगी। पर्सनैलिटी जितनी पैसिव हो जाएगी उतना दूसरे के इल्ज़ाम लगाने से आपके ऊपर कम असर पड़ेगा। जितना कम असर पड़ जाएगा उतना ही आप खुश रहेंगे और आपकी दुःख नहीं होगा। जैसे साधु महात्मा के ऊपर कोई भी इल्ज़ाम लगा दो तो उन्हें कोई दुःख नहीं होता है, क्योंकि पर्सनैलिटी पैसिव हो गई है, मान्यताएँ पैसिव हो गई हैं, सेल्फ इमेजेस पैसिव हो गई हैं। उसी तरीके से दूसरे के इल्ज़ाम लगाने पे जब आप नहीं बोलते हैं, आप कहते हैं मैं शरीर नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, पर्सनैलिटी नहीं हूँ। पर्सनैलिटी की मान्यताओं के ऊपर चोट पहुँचती है दूसरे के इल्ज़ाम लगाने से। सेल्फ रिस्पेक्ट पर्सनैलिटी की एक मान्यता है, उसके ऊपर चोट पहुँचती है, मेरे ऊपर चोट नहीं पहुँचती। पर्सनैलिटी तो यहीं से मैंने सीखी है, एनवायरनमेंट से मैंने ये सब चीज़ें सीखी हैं कि सेल्फ रिस्पेक्ट रखनी चाहिए, ये रखना चाहिए, वो रखना चाहिए, दूसरे का इल्ज़ाम नहीं सुनना चाहिए। ये सब मान्यताएँ मैंने अपने वातावरण से ही सीखी हैं। ये मान्यताएँ टूट जाएँगी तो मुझे इन सब के इल्ज़ाम लगाने से भी दूसरे के कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसा सोचते हुए शरीर मन से मैं अलग हूँ, ऐसा सोचते हुए अपने रियल सेल्फ में जब आप रहते हैं तो दूसरे के इल्ज़ाम लगाने से भी आप अपने कंपोज़र को मेंटेन रख पाते हैं। और इस तरीके से आपके ऊपर धीरे-धीरे आदमी समझ जाता है कि इस इल्ज़ाम लगाने के बावजूद भी ये व्यक्ति रॉक सॉलिड है और ठीक से शांति के साथ बात कर रहा है, अपने कंपोज़र को मेंटेन किए हुए, अपनी शांति को मेंटेन किए हुए। तो वो व्यक्ति फिर आपके ऊपर धीरे-धीरे इल्ज़ाम लगाना बंद कर देता है, आपको सम्मान देना बंद कर देता है, उसकी पॉसेसिवनेस की समस्या ख़त्म हो जाती है, क्योंकि आपने अपनी मैच्योरिटी से, आपने अपने प्रेम से और कम्युनिकेशन की, आपने अपने बार-बार कम्युनिकेट करके उसकी इनसिक्योरिटी को आपने दूर किया। और अगर नार्सिसिस्ट भी है तो रिएक्ट अगर आप नहीं करेंगे तो वो समझ ही नहीं पाएगा कि आपको कैसे आपके ऊपर चोट पहुँचाए। क्योंकि जब आप रिएक्ट करते हैं तभी नार्सिसिस्ट आपके ऊपर चोट पहुँचा पाता है, क्योंकि रिएक्ट करते हैं तो आप सॉलिड हो जाते हैं, उसी के ऊपर चोट किया जाता है। जब आप रिएक्ट ही नहीं करेंगे तो आप हवा की तरह रहेंगे, हवा को कोई मार सकता है भला? तो इस तरीके से रिएक्ट ना करके और भगवान का नाम लेते हुए आप इस तरीके की समस्याओं से बच सकते हैं।